ओके, तो हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था कि फिजिक्स में दो मेन तरीके हैं पढ़ाई करने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए। एक है यूनिफिकेशन थ्योरी और दूसरा है रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि यूनिफिकेशन का क्या मतलब है। यूनिफिकेशन मतलब होता है कि बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेनन हैं, उन सबको मिलाकर एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन करना, एक ही तरीके से एक्सप्लेन करना। तो वो एक तरीके से एक्सप्लेन करने का एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है? जैसे कि नाम से ही तुमको पता चल जा रहा होगा, 10 क्लास में तुमने पढ़ा था, क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के बारे में तुमने पढ़ा था, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों पहले पढ़े जाते थे सेपरेटली, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था आपस में। ये दोनों सेपरेटली पढ़े जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी अलग और मैग्नेटिज्म अलग। बट उसके बाद में एक आए थिंकर जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया कि उन्होंने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसे डायरेक्टली पता नहीं लगा लिया, तुमने पढ़ा होगा पहले, एक फैराडे का नाम पढ़ा होगा, फैराडे। फैराडे ने क्या किया था? फैराडे ने पता लगाया कि जैसे पहले से मालूम था, कि करंट अगर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पता लगा सकती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। ये किसने पता लगाया? ये पता लगाया फैराडे ने। तो फिर अभी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है, ये तो पता चल गया, लेकिन वो रिलेटेड कैसे हैं, ये कैसे पता चला? ये मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उससे पता चला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पता चला कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी उनको यूनिफाई कर दिया। तो इस तरह का जो अप्रोच होता है साइंटिफिक नॉलेज का, दैट अप्रोच इज नोन एज यूनिफिकेशन। इसी अप्रोच को कहा जाता है यूनिफिकेशन। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे थ्योरीज पढ़ोगे, इससे तुम्हें पता चलेगा कि यूनिफिकेशन क्या होता है। इनफैक्ट जो अभी तुमने सुना होगा इनका नाम, ये जो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग का नाम सुना है? हॉकिंग का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। तो हॉकिंग क्या कोशिश कर रहे थे? हॉकिंग ये कोशिश कर रहे थे कि सारे जो फिजिक्स के लॉज हैं, सारे नेचर के लॉज हैं, वो सब एक ही थ्योरी में आ जाएं, एक ही थ्योरी से हम उनको एक्सप्लेन कर सकें। ये कोशिश कर रहे थे स्टीफन हॉकिंग। तो अभी तक जो हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं चार फोर्सेस हैं, चार तरह के फोर्सेस, अभी आगे डिस्कशन होगा। चार तरह के फोर्सेस के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग की कोशिश क्या थी कि एक ही तरह से हम सारे ही तरह के जो फोर्सेस हैं, नेचर में चार तरह के फोर्सेस हैं, उन सबको एक ही तरह से एक्सप्लेन कर सके, सबके लिए एक ही मेजर लॉ हो, यानी एक यूनिवर्सल लॉ हो, उसके अंडर में बाकी सारे लॉज आ जाएं। तो ये कोशिश वो कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो ऐसा पहली बार कर रहे थे, पहले भी दूसरे लोग ऐसा कर चुके हैं। जैसे अभी तुम एक एग्जांपल दिया कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों फील्ड जो अलग अलग थे वो एक में आ गए। तो एक तरह से यूनिफिकेशन ही हुआ। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे चीजें, सारे नेचर के लॉज जो हैं वो एक ही तरह से एक्सप्लेन हो सके। तो अभी तक उसमें सक्सेस मिला नहीं है, बट अभी उसमें काम चालू है। और जो दूसरा तरीका है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म एक जस्ट अपोजिट अप्रोच है यूनिफिकेशन का। कि इसमें क्या करते हैं कि कोई एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन हो रहा है, उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए। यानी कि फिजिक्स के जो अलग अलग फील्ड्स बताए गए हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके देख लें कि कौन सा वाला पार्ट कौन से लॉ ऑफ फिजिक्स से गवर्न हो रहा है, दूसरा वाला किस लॉ ऑफ फिजिक्स से गवर्न हो रहा है। तो मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना, इसको कहा जाता है रिडक्शनिज्म।
और छोटे पीसेस को आपस में जोड़ देना, ये कहलाता है यूनिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे अभी तुमसे डिस्कशन में बोला कि 4 मेजर लॉज होते हैं, 4 मेजर फोर्सेस हैं नेचर में, जिनसे पूरा नेचर गवर्न होता है। अब नेचर का ये मतलब नहीं है कि जितना हम जानते हैं उतना ही नेचर है, और भी बहुत कुछ है यूनिवर्स में, ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसमें जैसे तुम्हारे स्पेस में बहुत से फिनोमिनन है जो हमें पता ही नहीं है, अभी तक नहीं मालूम है। कुछ मालूम है, बहुत सारा मालूम है, लेकिन बहुत सारा नहीं भी मालूम है। जो हमें पता है वो शायद 1% भी नहीं होगा। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम यूनिवर्स के बारे में जितना जानते हैं उससे तो हम बहुत ही कम, उसका 1% भी हम ओशंस के बारे में जानते हैं। यानी कि ओशंस जहाँ हम रह रहे हैं प्लेनेट पे, यहाँ जो ओशंस हैं उनके बारे में तो हम और भी कम जानते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी साइंस से या नॉलेज से हमें आज तक पता चला है वही पूरा नेचर है। नहीं, नेचर में और भी बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है। फिलहाल जो नोन चीजें हैं, जिन चीजों को हम लोग जानते हैं, वो 4 मेजर फोर्सेस हैं, उन पर बेस्ड है। ठीक है, तो उनको हम बोल सकते हैं फोर्सेस इन नेचर। तो 4 तरह के फोर्सेस पहचाने गए हैं। तो 4 तरह के फोर्सेस कौन कौन से हैं? 4 तरह के फोर्सेस हैं। एक तो है तुम्हारा, सबसे पहले जो इजी वाला है, जो तुमने पढ़ा है 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है। और अभी जैसे डिस्कशन हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते ही हो। लॉरेंस फोर्स तुमने पढ़ा होगा, लेंज लॉ पढ़ा होगा 10th क्लास में। और न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में आगे पढ़ने मिलेगा, न्यूक्लियर फोर्स। और जो चौथे टाइप का फोर्स है, इसको बोला जाता है वीक इंटरैक्शन फोर्स। वीक इंटरैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के फोर्सेस नेचर में अभी तक पहचाने गए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट करता है? बिटवीन मास बॉडीज। मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स एक्ट करता है चार्ज्ड बॉडीज के बीच में, चार्ज्ड बॉडीज। और न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है कहाँ? न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है, इनसाइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है। और वीक इंटरेक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करता है? ये बिटवीन, ये एक्ट करता है बिटवीन सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच वीक इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता है, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के फोर्सेस हैं। इनके नेचर क्या क्या हैं? इनके नेचर बाकी जब हम एक एक फोर्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो हम लोग 11th क्लास में ही पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स के बारे में 12th में पढ़ने मिलेगा। न्यूक्लियर फोर्स भी 12th क्लास में पढ़ेंगे। और वीक इंटरेक्शन फोर्स ना 11 में पढ़ेंगे ना 12th में पढ़ेंगे, ये हायर क्लासेस में पढ़ने मिलेगा। क्योंकि वीक इंटरेक्शन फोर्सेस एक्ट करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच। और एलिमेंट्री पार्टिकल अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अपने 11th-12th के क्लास में, चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, उसमें खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। जबकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, लगभग 100 से ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स पहचाने गए हैं अभी तक। तो उनके बारे में हमें पढ़ने मिलता है और हायर क्लासेस में, जब हम इन स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच में फोर्सेस क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो इंटरेक्शन है और जो फोर्सेस है, वो फिजिक्स जो हम लोग 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं वो मेनली क्लासिकल फिजिक्स है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, वहां पर रूल्स चेंज हो जाते हैं, जिसको क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है। तो क्वांटम फिजिक्स क्योंकि 12th के बाद पढ़ने को मिलेगा, तो उसके बाद ही तुम्हें इनके बारे में पता चलेगा। बस तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी दे दी जाएगी, भाई क्वांटम क्या होता है, क्वांटम का मीनिंग क्या होता है, बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे 11th-12th क्लास में तुमको लगभग फिजिक्स के लगभग जितना भी है फिजिक्स, उसमें तुम्हें सबका एक ओवरव्यू मिल जाता है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा। हालांकि इतना पढ़ के तुम कोई
बड़ी डिस्कवरी नहीं कर पाओगे, कोई इन्वेंशन नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरी बात ये भी सही है कि हायर क्लासेस में पढ़ तभी पाओगे जब तुम 11-12 क्लास में कायदे से पढ़ोगे। और कोई भी तुम्हें बता देगा कि 11-12 क्लास में अगर तुमने सिंसियरली पढ़ा तो ही आगे तुम साइंस पढ़ पाओगे। अब चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, वो एक अलग बात है, बट बिना यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे फिजिक्स 11-12 सिलेबस में, इनके बिना तुम फ्यूचर में साइंस नहीं पढ़ सकते, ये पक्की बात है। तो इसलिए तुम लोगों को यही सजेशन है कि एक एक बात को ध्यान से पढ़ना, ताकि तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। फिर पता चला तुम पहुंच गए इंजीनियरिंग 4th ईयर में, फिर तुम 11 क्लास की बुक लेके ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हो, और पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से ध्यान से पढ़ा जाए। हाँ, तो फिर से आते हैं अपने 4 टाइप के फोर्सेस पर। 4 टाइप के फोर्सेस क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक इंटरेक्शन फोर्स। तो इनके प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पर खाली समरी टाइप का बताया जाएगा, यहाँ कोई हम ज्यादा मेजर डिस्कशन नहीं करने वाले। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन मास बॉडीज, और ये फोर्स जो होता है ये हमारे जो नेचर में एक वीकेस्ट तो नहीं बोलेंगे, वीकेस्ट तो वीक इंटरेक्शन फोर्स है, बट जिन फोर्सेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डेली लाइफ में, उनमें ये सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो इसका रेशियो मान लिया 1, तो उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये होता है 10⁻36 टाइम्स। समझ में आई बात? अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो प्रोटॉन्स के बीच में, प्रोटॉन्स क्या चीज है? प्रोटॉन है मैटर पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हैं मैटर पार्टिकल्स। तो मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है मैटर की चार्ज। तो मास की वजह से एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से एक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं, लेकिन अगर इन फोर्सेस को कंपेयर किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? यही बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है 1, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो होगा 10⁻36। समझ में आया? तो इतना स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स पर। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट तो करता है, वो भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक्ट करेगा, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी एक्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी एक्ट करता है। तो तुम्हें क्या डिफरेंस समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो केवल चार्ज बॉडीज के बीच एक्ट करता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी एक्ट करता है। ये तुम पहले से जानते हो कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर फोर्स उन पर एक्ट करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स के लिए चार्ज से कोई मतलब नहीं है, चार्ज पॉजिटिव है या नहीं है। दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव है एक न्यूट्रल है, या दोनों न्यूट्रल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियर फोर्स सभी केसेस में एक्ट करता है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स है एक चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, एक यहाँ पर अलग बात है। वो क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करता है। अब इस बात का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। कि जैसे तुम्हें याद होगा कि तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r², या चलो पूरा फार्मूला ही लिख देते हैं, F इक्वल टू G m1 m2 बाय r²। तो इसमें देखो r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी F की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी, लेकिन F की वैल्यू घटकर 0 कब होगी? जब r इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा F घटते जाएगा, लेकिन F 0 कब होगा? जब r इंफिनिटी हो जाएगा। देखो यहाँ पे आएगा ना 1/इंफिनिटी, जब r इंफिनिटी हो जाएगा तभी F 0 होगा। यानी कि ये जो फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब कि r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, F घटता जाएगा, लेकिन F 0 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि F 0 होगा जब r इंफिनिटी हो जाएगा।
यानी दोनों मास बॉडीज के बीच में जब डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगी तब जाकर के F0 होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया F0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इंफिनिटी तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। यानी कि फोर्स भले ही घट रहा हो लेकिन वो जीरो नहीं होता, यानी तब भी एक्ट करता है, कितना भी डिस्टेंस हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट तब भी करेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। और ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसा ही है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे 12th क्लास में, बट तुम्हें थोड़ा एक आइडिया दे देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है इसी तरह का नेचर, 1/r²। एक्चुअली अगर पूरा फार्मूला लिखें तो वो हो जाएगा k Q1 Q2/r²। ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है g, उसी तरह यहाँ कांस्टेंट है k। ठीक है, बाकी तुम चीजों को छोड़ दो, अभी खाली इतना देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी F प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा है, यानी कि ये फोर्स भी अप टू इंफिनिटी काम करता है, यानी कि ये फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, तो अब फिर से आते हैं न्यूक्लियर फोर्स की बात पर। तो ये तो हुआ लॉन्ग रेंज फोर्स, लेकिन अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वो कहाँ एक्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब ऐसे भरे हुए हैं। ठीक है, ये तुमने पढ़ा है अपने केमिस्ट्री सिलेबस में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ऐसे भरे हुए हैं सब। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जब ये होंगे तभी एक्ट करेगा। और न्यूक्लियस के अंदर का मतलब है कितनी डिस्टेंस हो इनके बीच। न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी ये बहुत ही छोटा यूनिट है लेंथ का। इसको बोला जाता है 1 फर्मी, आगे भी पढ़ेंगे 1 फर्मी, ये इसका सिंबल है 1 FM लिखते हैं। तो सिर्फ फर्मी रेंज में ही न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। मतलब अगर दो प्रोटॉन हैं और वो न्यूक्लियस के बाहर हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। ये मान लो प्रोटॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर हैं। और न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है जब उनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर हो, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होंगे तभी एक्ट करेगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अब कोई बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो डिपेंड करता है आर पर, और आर कितना भी हो वो तो एक्ट करता ही है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल ये आ गया कि जब न्यूक्लियस के बाहर थे तब तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट किया, लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे दोनों प्रोटॉन, जैसे यहाँ पे देखो इस ड्राइंग में कि अगर कोई दो प्रोटॉन है, मान लो ये वाले दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गए, तो अभी हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, तो ये कैसे बात जस्टिफाई होगी। तो ऐसे जस्टिफाई होगी कि ये जो दोनों प्रोटॉन हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, जो कि ये तुम जानते हो कि अगर सेम नेचर वाला चार्ज है, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, बट सेम टाइम पे ये भी कहा जा रहा है कि दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, तो अगर दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स है तो दोनों न्यूक्लियस के अंदर कैसे एक साथ बैठे हुए हैं। दो दुश्मनों को मिला दो आपस में, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, दोनों बोलते हैं कि नहीं हम ज्यादा बड़े हैं, और दोनों एक साथ एक ही रूम में बैठे हुए हैं। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल तभी होगा कि उनको रिपेल करने वाला जो फोर्स है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो, तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस के अंदर रह सकें। तो ये वाला जो फोर्स है जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो इसी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही ये प्रोटॉन प्रोटॉन अंदर बैठे हुए हैं, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, चाहे न्यूक्लियस के अंदर हो चाहे न्यूक्लियस के बाहर हो। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो वहां न्यूक्लियर फोर्स भी आ जाता है। इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही दोनों प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव या अट्रैक्टिव कैसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि
दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। और चार्ज से क्योंकि इसको मतलब ही नहीं है, यानी कि चार्ज हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लिए हमने चार लॉज, सॉरी लॉज नहीं बोलेंगे, ये चार नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसमें जो वीक इंटरेक्शन फोर्स है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसके लिए फिर क्वांटम प्रॉपर्टीज को पढ़ना होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वांटम प्रॉपर्टीज, जो कि हायर क्लासेस में पढ़ने मिलेंगे। लेकिन ये जो तीन फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर, इनके बारे में तुम 11th-12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा तुम्हें। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी हालांकि ज्यादा नहीं होगा, बट फिर भी एक ओवरव्यू तुमको मिलेगा क्लास 12 में। 11th क्लास में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, आउट ऑफ दीज थ्री ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये तो हुई बात चार बेसिक फोर्सेस की जो नेचर में मिलते हैं, ठीक। अब आगे क्या डिस्कशन है, आगे डिस्कशन है कि लॉज ऑफ फिजिक्स क्या है। लॉज ऑफ फिजिक्स ऐसे तो तुम्हें बहुत सारे पढ़ने मिलेंगे कि, लेकिन यहाँ पर क्या है, फोर फंडामेंटल लॉज, फोर फंडामेंटल लॉज इन नेचर, चार फंडामेंटल लॉज हैं जिनके बेसिस पर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, या कहो कि नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेचर को समझना और फिजिक्स एक ही बात है। तो चार फंडामेंटल लॉज क्या क्या हैं, चार फंडामेंटल लॉज हैं, इनको बोला जाता है कंजर्वेशन लॉज, इनको लॉज ऑफ कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी पूरे यूनिवर्स में मास कंजर्व रहता है, मास को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में जितना मास है वो हमेशा ही कंजर्व रहता है। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भी कंजर्व होता है, इसको भी तुम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तुम लोग पढ़े हो, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक पत्थर को अगर किसी हाइट पे लेके जाएं तो मतलब उसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और वहां से उसको छोड़ दिया जाए तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, और नीचे की तरफ गिरते गिरते ड्यू टू मोशन उसमें एनर्जी आ जाएगी, और ड्यू टू मोशन एनर्जी को ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यू कैन ओनली कन्वर्ट, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दो या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, कोई भी टाइप में कन्वर्ट कर दो, बट वो रहेगी टोटल एनर्जी उतनी ही, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और चौथी चीज जो पढ़ोगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज होता है ये तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा, बस तुम इतना समझ लो कि जितना भी फिजिक्स है, जितना भी फिजिक्स है वो बस इतना ही है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस ये चार ही चीजें हैं, चार पिलर हैं ये फिजिक्स के, या कह लो कि नेचर के चार पिलर हैं, इन्हीं से सब कुछ एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो कि कहीं पर तुमको कंजर्वेशन ऑफ मास से एक्सप्लेन होगा, कहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और हो सकता है कहीं एक से ज्यादा यूज हो जाए, हो सकता है कि चारों एक साथ यूज हो जाए, ऐसा भी होता है। बस इतनी बात है कि इन चार का ही यूज करके पूरा नेचर एक्सप्लेन होगा। फिर से वही बात बोल दें, नेचर मतलब सब कुछ जो हम जानते हैं उसकी बात हो रही है, जो नहीं जानते हैं, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए अभी तक, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग है, ठीक है। तो चार फंडामेंटल लॉज हैं नेचर में, इनको लॉज ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब चैप्टर में आगे क्या है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है, बहुत से लोगों को दोनों सेम ही लगते होंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो साइंस जो होते हैं वो फंडामेंटल लॉज होते हैं, नेचर में जो चीजें हैं पहले से, ठीक है, उनको पता लगा लेते हैं,
तो उसको बोला जाता है डिस्कवरी। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों अलग अलग बातें हैं। डिस्कवरी का मतलब होता है कि कोई लॉ ऑफ नेचर का हमने पता लगा लिया कि नेचर में ऐसा हो रहा है और ऐसा होने के पीछे कुछ सर्टेन लॉज फॉलो होते हैं। ठीक, जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था ग्रेविटेशनल लॉ वाला, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वो डिस्कवर किया गया। डिस्कवर का मीनिंग समझ रहे हो? डिस्कवर, कवर मतलब क्या होता है, ढकना, और डिस्कवर माने कवर को हटा देना। तो डिस्कवरी का मतलब होता है कि नेचर में वो चीज पहले से ही थी, हमने केवल क्या किया, उसको रिवील कर दिया, उसका कवर हटा दिया, तो वही डिस्कवरी। और इन्वेंशन का क्या मतलब है? इन्वेंशन चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे डिस्कवरी चाहिए साइंस के लिए, वैसे इन्वेंशन चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे कोई साइंटिफिक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, उसको अप्लाई करके अगर तुमने कोई कोई ऐसा चीज बना लिया जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। डायरेक्ट लॉज ऑफ नेचर या डायरेक्ट लॉज ऑफ फिजिक्स सोसाइटी को हेल्प नहीं करते हैं, उनकी हेल्प से जो हम कोई ऐसा क्या कह सकते हैं, मान लो कह दिया चलो कोई मशीन बना लिया, तो वो जो मशीन बनाया है वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होता है, वो हेल्प करता है सोसाइटी को। फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये है लॉज ऑफ नेचर, लेकिन इनको अप्लाई करके हमने पंखा बना लिया, मोटर बना लिया, तो ये हो गए तुम्हारे टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, इन्वेंट होता है। ठीक है, तो ये इन्वेंशन हो गया। तो फैन क्या है, फैन है इन्वेंशन, और वो टेक्नोलॉजी है, जबकि वो बेस्ड है किस पर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। ठीक, तो ये है साइंस और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस। बाकी जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ने के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होगा, इसमें हम मोशन पढ़ेंगे, फोर्सेस पढ़ेंगे, फोर्सेस से मोशन होता है, किस तरह के फोर्स से कैसा मोशन होगा, ये मैकेनिक्स में आएगा। फिर उसके बाद में आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर जो एटम्स हैं उनका मोशन कैसे होता है, फिर उस उनसे हीट कैसे जनरेट होती है। फिर हीट वाला जो पार्ट होगा उसको पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, और थर्मोडायनामिक्स के बाद में आ जाएगा फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कैसे मोशन करते हैं, फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और फिर उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा वेव्स। वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे सिलेबस में अगर देखो तो तुम्हें तुम्हें 3 या 4 मेजर पार्ट्स दिखाई देंगे। पहला मैकेनिक्स होगा, दूसरा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फिर हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट में आ जाएगा वेव्स। तो ये हमारा 11 क्लास का पूरा सिलेबस होगा। तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारे साथ आज हमने डिस्कस कर लिया है, इसको एक बार फिर से पूरा पढ़ लेना। तो ये जितना ऊपर डिस्कशन हुआ है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको, तो एक बार बस ऊपर से दिखा देते हैं, देखो इसमें क्या क्या था। ये साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, फिर उसमें फिजिक्स वर्ड का ओरिजिन क्या है, फिर जो थ्योरीज हैं, दो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। 4 तरह के फोर्सेस पहचाने गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अभी शॉर्ट में ही पढ़ा है, आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा, बस एक ओवरव्यू है। और 4 लॉज ऑफ नेचर हैं जिन्हें कंजर्वेशन लॉज भी बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, एक ओवरव्यू है फिजिक्स का और तुम्हारे सिलेबस का। इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना, तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा फिनिश। इसमें से एग्जाम में कहीं कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अभी ये क्लास यहीं पर एंड होता है, और इस चैप्टर को एक बार रीडिंग कर लो, आज ही करके इसको खत्म कर देना है। ओके, नाउ वी विल स्टॉप द क्लास।